Hello learners and a very warm welcome to my channel। आज के इस वीडियो में हम सिविल जजमेंट राइटिंग के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं और इंडियन जुडिशरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लॉ शबरीमाला मंदिर से संबंधित केस लॉ आज हम अपने डिस्कशन में लेने जा रहे हैं। ये जो वीडियो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस को इनकॉर्पोरेट करते हुए साथ में बनाया जा रहा है। इसको करने का कारण ये है कि कल ही सिविल जज प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है। प्रीलिम्स में छत्तीसगढ़ के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बाजी मारी है, जिसमें से टीसीएल कॉलेज के भी काफ़ी स्टूडेंट्स शामिल हैं। उन सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेंस के प्रिपरेशन के लिए जजमेंट राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। साथ ही साथ जो ट्रांसलेशन का पोर्शन है वो भी काफ़ी स्कोरिंग होता है, इसलिए उस पर फोकस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये वीडियो और आगे आने वाले वीडियो भी कोशिश यही रहेगी कि दोनों ही लैंग्वेजेस को इनकॉर्पोरेट करते हुए बनाया जाए। तो बात करते हैं सिविल जजमेंट राइटिंग की। सिविल जजमेंट राइटिंग में जो पॉइंट्स याद करने लायक हैं, सबसे पहले हम उन सारे पॉइंट्स को एक हेड देते हुए, एक सीक्वेंस देते हुए अरेंज कर लेंगे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले आता है केस का टाइटल और उसकी डिटेल्स, जिसमें कि जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं किसी केस की, उनका नाम, उनकी डिटेल्स रहती है, कोर्ट का नाम रहता है, केस नंबर रहता है, जजमेंट की डेट रहती है। ये सारे पॉइंट्स हाईलाइट करते हुए लिखने चाहिए। दूसरा की एस्पेक्ट है इंट्रोडक्शन। एक समरी के फॉर्म में किसी भी डिस्प्यूट को डिटेल में समझाने के उद्देश्य से उनके की पॉइंट्स को ब्रीफ करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जो कि इंट्रोडक्शन पोर्शन में कवर करना चाहिए। इसके बाद केस में इन्वॉल्व पार्टीज, उनके रोल्स और पोजीशंस की बारी आती है। देन फैक्ट्स ऑफ द केस, कंसाइज फॉर्म में बहुत ही चुने हुए शब्दों को उपयोग में लाते हुए केस की कहानी बतानी होती है, बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है वो बतानी होती है, क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस पैदा हुए जिसके कारण डिस्प्यूट या विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। ये सारी चीज़ें फैक्ट्स में आती हैं और फैक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस न करते हुए एक ब्रीफिंग ही समरी के फॉर्म में हमें देनी होती है। देन बारी आती है इश्यूज की। किसी भी बात के जो विवादित तथ्य होते हैं उन्हें एक्सप्लेन करना किसी भी लीगल मैटर का की इश्यू होता है, और इसी के आधार पर जजमेंट जो है वो बेस्ड होता है। की इश्यूज में ही वो क्वेश्चंस अराइज होते हैं जिनका कि कोर्ट को आंसर करना होता है। तो उन सारे विवादित तथ्यों को वन बाय वन, पॉइंट वाइज बताना की पॉइंट होता है किसी केस लॉ। नेक्स्ट हेड आता है लीगल एनालिसिस। इसके अंतर्गत जो भी एप्लीकेबल लॉज हैं, स्टैट्यूट्स हैं, लीगल प्रिंसिपल्स हैं केस के, उन्हें डिस्कस किया जाता है। देन आर्ग्यूमेंट्स की बारी आती है। आर्ग्यूमेंट्स या दोनों ही पक्षकारों के द्वारा दिए गए तथ्यों को एक क्रम में लिखा जाता है और इसी से जो कि वाद से संबंधित तथ्य होते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स तय करता है। फाइंडिंग्स, किसी केस लॉ को स्टेट करने के लिए उसमें जो फाइंडिंग्स आती हैं उनके इश्यूज को एक्सप्लेन करते हुए उसके बिहाइंड जो रैशनल आता है उसको एक्सप्लेन करते हुए फाइंडिंग्स लिखी जाती हैं, और इन फाइंडिंग्स को रेफरेंस ऑफ एविडेंस से, टेस्टिमनी से, लीगल एनालिसिस से सपोर्ट किया जाता है।
इसके बाद आती है रीजनिंग की बारी। डिटेल एक्सप्लेनेशन कोर्ट की रीजनिंग का, क्या लॉजिक उपयोग में लाया गया, किस आधार पर कंक्लूजन्स या निष्कर्ष तक पहुंचा गया, कौन कौन से लीगल प्रिंसिपल्स अप्लाई किए गए, कोई लीगल रेलेवेंट प्रेसिडेंट अगर है, कोई पॉलिसी अगर कंसिडर की गई है तो उसकी डिटेल यहाँ पर रीजनिंग में मेंशन करनी होती है। देन कंक्लूजन या निष्कर्ष, न्यायालय का जो फाइनल डिसीजन होता है वो ही क्लियरली हमें केस के आउटकम्स बताता है, जिसमें कि ऑर्डर्स, रेमेडीज, जो भी डैमेजेस पार्टी को अवॉर्ड किए गए उसकी डिटेलिंग लिखनी होती है। इसके बाद रेशियो डिसेंडाई और ऑर्बिटर डिक्टा की बारी आती है। लीगल प्रिंसिपल कौन कौन से इस्टेब्लिश किए गए जिनकी फ्यूचर केसेस में प्रेसिडेंशियल वैल्यू होती है, और कोई एडिशनल रिमार्क या कोई ऑब्जर्वेशन जो कि कोर्ट के द्वारा दिया गया हो, जो डायरेक्टली केस से जुड़ा हुआ ना हो पर रेलेवेंट ज़रूर हो, उसे ऑर्बिटर डिक्टा में लिखा जाता है। बेसिकली कई बार ऑर्बिटर डिक्टा में जो स्टेटमेंट्स न्यायालय के द्वारा दिए जाते हैं किसी केस लॉ के रेफरेंस में, वो केस लॉ उसी इंटरप्रिटेशन से या उसी बेस लाइन से जाना जाने लगता है। इसके बाद बारी आती है साइटेशन की। प्रॉपर साइटेशन, जो भी लीगल अथॉरिटीज़ हैं, स्टैट्यूट्स हैं, केस के जो प्रेसिडेंट्स हैं जिनको कि जजमेंट में रेफर किया गया है, साइटेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। देन ऑर्डर, जजमेंट के निष्कर्ष तक पहुंचते हुए, आउटलाइंस ड्रॉ करते हुए जो रेमेडीज पार्टी को दी जाती है उनको कंक्लूड करते हुए ऑर्डर लिखा जाता है। और लास्ट में बारी आती है सिग्नेचर एंड डेट की, जो कि जजमेंट लिखने वाले जज के द्वारा साइन किया जाता है विथ डेट, जिस डेट को वो प्रोनाउंस किया गया उसे लिखते हुए। तो इस प्रकार से इन हेड्स के माध्यम से किसी भी सिविल या क्रिमिनल जजमेंट को इसी क्रम में अरेंज करते हुए लिखने से 10 on 10 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट बारी आती है इन्हीं बेसलाइंस को फॉलो करते हुए एक जजमेंट यहाँ पर आपके सामने रखा जा रहा है। इंडियन जुडिशियरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है जिसने कि भारतीय न्याय व्यवस्था की दशा और दिशा बदलने में, वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करने में और प्रगतिशील परिवर्तनशील समाज की अवधारणा को बल प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये जजमेंट। इसका नाम है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स। 2018 का ये जजमेंट है, नया जजमेंट है। ये शबरीमाला मंदिर से संबंधित केस लॉ है जिसने शबरीमाला मंदिर में सालों से चल रही प्रथा को बदलने में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। महिलाओं की स्थिति की अगर हम बात करें, जिस पर ये केस लॉ आधारित है, महिलाओं की स्थिति हमेशा से बहुत ही अलग रही है हमारे समाज में। खास करके भारतीय समाज की अगर हम बात करें तो महिलाओं ने समान स्थिति को पाने में, सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिनिधित्व के लिए हमेशा से संघर्ष किया है। लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति अब बदल रही है और इसमें भूमिका निभा रहे हैं न्यायालय। न्यायालयों के निर्णयों के माध्यम से बहुत सारे सुधार आए हैं, चाहे वो शाहबानो के निर्णय की बात क्यों न हो, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने 3 तलाक की प्रथा को मुस्लिम महिला 3 तलाक की प्रथा से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की है। इसी प्रकार डॉक्टर नूरजहां साफिया न्याज बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाजी अली दरगाह के अंदर महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी।
तो ऐसे ही जुडिशरी जो है अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल शुरू से प्ले करती रही है समाज की दशा और दिशा को बदलने में। अब इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य और अन्य के मामले में, केरल राज्य में जो शबरीमाला तीर्थ स्थल मौजूद है उसमें प्रवेश पाने के लिए जो महिलाओं के द्वारा संघर्ष किया गया उसके बारे में ये केस लॉ है। महिलाओं ने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो संघर्ष किया है, खास करके इस मंदिर में प्रवेश पाने के लिए, मंदिर क्षेत्र में जो अयप्पा मंदिर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो महिलाएं 10 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र की है और इनकी शारीरिक स्थिति के आधार पर इन्हें डिनोट करते हुए मंदिर में प्रवेश से मना किया गया। कहा गया कि जो महिलाएं मासिक धर्म शुरू होने के बाद से लेकर के जब तक उनका मासिक धर्म चलता है तब तक वे मंदिर में प्रवेश के लिए एलिजिबल नहीं है और इसके लिए उम्र का दायरा भी तय किया गया। 10 से लेकर के 50 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को शबरीमाला मंदिर में प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया। ये प्रावधान एक एक्ट के तहत लागू किया गया जो हमेशा से विवादास्पद रहा। इस मामले में कई ऐसे मुद्दे उठाए गए जिनमें याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध से संबंधित जो प्रावधान है वो असंवैधानिक है, क्योंकि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 25 और 26 का उल्लंघन करता है। यहाँ पर नोटेबल पॉइंट ये भी है कि आपने अपनी स्लाइड्स को क्लोजली अगर देखा हो तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ना केवल ये जजमेंट आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में यहाँ पर पढ़ने और समझने के लिए मिल रहा है, बल्कि ये आपकी मेंस के प्रिपरेशन को एक नई दिशा देगा अगर आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो आपके लिए मैं ये फर्स्ट स्लाइड जो है दोनों ही लैंग्वेजेस में डील कर देती हूँ। The introduction of the case says that Indian Young Lawyers Association versus State of Kerala and others involve women's struggle for getting the entry in Sabrimala Shrine's temple located in the state of Kerala. Women have done a lot of struggle for the protection of their rights. The Ayyappa temple in Sabrimala region in Kerala has been controversial for provisions restricting women of menstruating age, that is 10 to 50 years of age, to enter into Sabrimala temple, Kerala. In this case, there were many issues raised in which it was argued by petitioners that provisions relating to the restriction of women entry in temple are unconstitutional as it violates Article 14, 15, 17, 25, 26 of the Constitution of India. If we talk about parties to the suit, the petitioners involved the ladies that are called Young Indian Lawyers Association, Dr. Lakshmi Shastri, Prerna Kumari, Alka Sharma, and Sudha Paul. The respondents include various Devasthalam, various boards, various temples as the respondents. इस केस लॉ में बहुत सारे आपको रिस्पोंडेंट्स मिलेंगे। ये सूची आपको इस स्लाइड में मिल रही होगी, इसको आप रेफर यहाँ से कर सकते हैं। बेंच की अगर हम बात करें तो ये निर्णय 5 जजेस की बेंच के द्वारा प्रोनाउंस किया गया था, जिसमें शामिल थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, जस्टिस A.M. खानविलकर, जस्टिस R.F. नरीमन, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ एंड जस्टिस इंदु मल्होत्रा।
पेटिशनर्स की तरफ से जो लॉयर्स थे, साथ ही साथ जो रिस्पोंडेंट्स की तरफ से लॉयर्स थे, उनके भी नाम आपको यहाँ पर इस स्लाइड में देखने को मिलेंगे। अगर फैक्ट्स की बात करें समरी के फॉर्म में, तो केरल राज्य में शबरीमाला मंदिर नाम से अयप्पा को टेम्पल को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। ये भगवान अयप्पन को समर्पित हिंदू मंदिर है। ये केरल के पथनमथिट्टा जिले में पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है, जिसका नाम है शबरीमाला। शबरीमाला मंदिर केरल के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसने महिलाओं को मासिक धर्म की उम्र में प्रवेश से प्रतिबंधित किया था। कई महिलाओं ने मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उनके खिलाफ शारीरिक हमले, धमकी के कारण वे मंदिर में जा नहीं सकी, जिसकी वजह से 5 महिला वकीलों ने एक समूह बनाया, केरल हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें सदियों पुराने प्रतिबंध को बरकरार रखा था और कहा था कि केवल तांत्रिक और पुजारी को ही परंपराओं पर निर्णय लेने का अधिकार है। There is a Hindu temple dedicated to Ayyappan named Sabrimala Shrine in the state of Kerala. It is a temple located at Sabrimala inside the Periyar Tiger Reserve in Pathanamthitta district of Kerala. The Sabrimala Shrine, which is one of the most famous temples in Kerala, had restricted women of menstruating age from entry. Several women tried to enter the temple but could not because of threats of physical assault against them. A group of women lawyers had moved to Apex Court challenging the decision of the Kerala High Court, which upheld the centuries old restriction and ruled that only the tantric, that is priest, was empowered to decide the traditions. न्यायालय के समक्ष जो प्रमुख विवादित तथ्य थे वे 3 थे कि क्या मंदिर के अधिकारियों द्वारा लगाया गया ये प्रतिबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 25 और 26 का उल्लंघन करता है। दूसरा, क्या ये प्रतिबंध केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल प्रवेश का प्राधिकरण अधिनियम 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। तीसरा, क्या शबरीमाला मंदिर एक प्रकार का सांप्रदायिक मंदिर है। Issues before the court. There were mainly 3 issues raised in this case: whether this restriction imposed by the temple authorities violates Article 15, 25 and 26 of the Indian Constitution, whether this restriction violates the provisions of Kerala Hindu Place of Public Worship Act 1965, whether the Sabrimala temple has a denominational character. दोनों ही पक्षकारों ने अपने अपने तर्क रखे। सबसे पहले महिलाओं के प्रवेश के पक्ष में जो तर्क दिए गए वो हम जानते हैं कि पहले ये कहा गया कि मासिक धर्म अशुद्ध नहीं है, महिलाओं को शबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने का समान अधिकार होना चाहिए। एक आलोचना का दावा ये भी है कि हम महिलाओं को मासिक धर्म के आधार पर अपवित्र नहीं मान सकते और ये एक लैंगिक भेदभाव होगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा लैंगिक समानता का समर्थन किया है और हम महिलाओं के लिए सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह प्रथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, जिसमें विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, का भी उल्लंघन करती है।
क्योंकि महिलाओं के एक विशिष्ट आयु वर्ग के आधार पर भेदभाव उचित नहीं है। ये प्रतिबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 25, 26 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर निषेध की बात की गई है। यहाँ इस प्रथा में अनुच्छेद 15 का उल्लंघन शामिल है, क्योंकि मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो भेदभाव है वो लिंग पर आधारित है। अनुच्छेद 25 जो है वो अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, प्रचार और प्रथाओं से संबंधित है। यहाँ इस प्रथा में अनुच्छेद 25 का भी उल्लंघन शामिल है, क्योंकि यह महिलाओं को धर्म के अभ्यास की स्वतंत्रता से रोकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात करता है। यहाँ ये जो प्रथा है स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 26 के प्रावधान का उल्लंघन करती है। केरल हिंदू प्लेस ऑफ पब्लिक पूजा अधिनियम 1965 के जो प्रावधान है वो मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का समर्थन करते हैं, जो कि असंवैधानिक है, क्योंकि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध अनुच्छेद 14, 15, 25 और 26 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एक तरफ यह कि भगवान अयप्पा मंदिर अनुच्छेद 26 के लिए एक अलग धार्मिक संप्रदाय नहीं है, क्योंकि शबरीमाला मंदिर में पूजा और अन्य धार्मिक समारोहों के समय की जाने वाली धार्मिक प्रथाएं अन्य धार्मिक प्रथाओं से अलग नहीं है। अन्य हिंदू मंदिरों में प्रदर्शन जो है वो किया जाना बिल्कुल भी अलग नहीं है, ये सेम रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। इसी प्रकार महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ जो इस मामले में तर्क दिए गए उनकी बात करते हैं। प्रतिवादी द्वारा महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ जो तर्क दिए गए, कहा गया कि इस तरह की धार्मिक प्रथाएं इतनी पुरानी नहीं है, क्योंकि ये मंदिर के देवी देवताओं का सम्मान करने की परंपरा है। पुरुषों को भी बहुत सारे मंदिर में प्रवेश और पूजा करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता रहा है। इसमें उदाहरण भी दिया गया कि पुष्कर राजस्थान में जो ब्रह्मा मंदिर है वहां पर पुरुषों का प्रवेश प्रतिबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 25 और 26 का ये उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ये प्रतिबंध केवल एक विशेष आयु वर्ग की महिलाओं के संबंध में है, न कि एक वर्ग के रूप में महिलाओं के लिए। यदि ये वर्ग के रूप में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने की प्रथा होती और महिलाओं को ही पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता मंदिर में प्रवेश से, तब यह भारतीय संविधान के उपरोक्त अनुच्छेदों का उल्लंघन होता। केरल हिंदू प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप एक्ट जो है 1965 का, इसके प्रावधान भी इस प्रतिबंध का समर्थन करते हैं। दोनों ही पक्षों की बात सुनकर न्यायालय ने जो आनुपातिक निर्णय और जो न्यायाधीशों ने अपनी राय रखी उसके बारे में हम बात करते हैं। निर्णय का औचित्य बताते हुए, आनुपातिक निर्णय के बारे में कहते हुए न्यायाधीशों ने कहा कि कानून का ये वो नियम है जिस पर न्यायिक निर्णय आधारित होता है और ये कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। ऑबिटर रेशियो डेसेंडाई के संबंध में ये बात कही गई। 28 सितंबर 2018 को अदालत ने इस मामले में 4-1 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया। जस्टिस इंदु मल्होत्रा जो थी उनका डिसीजन डिसेंडिंग था, वो विपक्ष में उन्होंने अपनी बात रखी। इस 4-1 के बहुमत में दिए गए फैसले में कहा गया कि शबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रतिबंधित करना असंवैधानिक है। ये माना गया कि इस प्रथा ने समानता, स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। अनुच्छेद 14, 15, 19(1), 21 और 25(1) के अनुसार ये उल्लंघन किया है। इससे सार्वजनिक पूजा अधिनियम के केरल में लागू है,
इसके नियम 3B को ही असंवैधानिक करार दिया गया। इस एक्ट के नियम 3B ने हिंदू संप्रदायों को सार्वजनिक पूजा स्थलों से महिलाओं को बाहर करने की अनुमति दी है। ये एक प्रकार का बहिष्करण ही है जो कि रीति रिवाज पर आधारित था। सर्वोच्च न्यायालय ने शबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी है और कहा कि भक्ति को लिंग भेदभाव के अधीन नहीं किया जा सकता है। ऑबिटर डिक्टम एक न्यायाधीश की राय की अभिव्यक्ति है जो अदालत में या किसी लिखित फैसले में कही गई है, लेकिन निर्णय के लिए जरूरी नहीं होती, इसलिए मिसाल के तौर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी भी नहीं है। इस मामले में इस प्रकार का जो फैसला सुनाया गया उसमें न्यायाधीशों ने कहा कि हमें ये कहने में कोई संदेह नहीं है कि इस तरह की प्रथा महिलाओं के मंदिर में प्रवेश करने और स्वतंत्र रूप से हिंदू धर्म का पालन करने के अधिकार का उल्लंघन करती है। भक्ति लिंग भाव के अधीन होकर नहीं की जा सकती है। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि धर्म एक व्यक्ति की गरिमा से जुड़ी हुई जीवन शैली है और एक लिंग के आधार पर बहिष्कार पितृसत्तात्मक प्रथाओं को किसी भी धर्म का अभ्यास करने, प्रचार करने और मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस फैसले का अगर हम आलोचनात्मक विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि जो इस मामले में 5 जजेस की बेंच थी, इसमें अकेली महिला जस्टिस इंदु मल्होत्रा थी। इन्होंने इस निर्णय से अपनी असहमति जताई थी। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति RF नरीमन, न्यायमूर्ति AM खानविलकर और न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने बहुमत के रूप में अपना निर्णय दिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय दीपक मिश्रा ने अपने और न्यायमूर्ति AM खानविलकर ने के लिए लिखे गए फैसले के अंशों को पढ़ते हुए कहा कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। धार्मिक पितृसत्ता को विश्वास पर विजय प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आस्था की स्वतंत्रता में जैविक कारणों जैसे कि माहवारी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। धर्म मूल रूप से जीवन जीने का तरीका है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के फैसले में ये कहा गया कि अयप्पा का भक्त एक अलग धार्मिक संप्रदाय का गठन नहीं करता। केवल ये जो 1965 का केरला का एक्ट है, इसके नियम 3B के तहत ही महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोक लगाई गई थी, उसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया गया। जस्टिस नरीमन ने अलग लेकिन सहमति वाली राय में कहा कि संवैधानिकता के अनाचार में व्यक्तिवाद के से विनाशकारी कुछ भी नहीं है। महिलाओं को निचले दर्जे के लोगों के रूप में मानने के लिए संविधान में ही पलक झपकते नए नियम कब जोड़ दिए जाते हैं पता नहीं चलता। ये माना गया कि अयप्पा एक अलग धार्मिक संप्रदाय का गठन नहीं करते हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अपनी अलग लेकिन सहमति वाली राय में कहा कि प्रतिबंध के पीछे जो विचार था वो ये था कि महिलाओं की उपस्थिति कौमार्य को परेशान करेगी और वह महिलाओं पर पुरुषों के कौमार्य का बोझ डाल रही थी। ये महिलाओं को कलंकित करता है, रूढ़िबद्ध बनाता है। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने अपनी एकमात्र असहमति में कहा कि गहरी धार्मिक भावनाओं के मुद्दों पर आमतौर पर न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट को इस मामले में तब तक दखल नहीं देना चाहिए जब तक कि उस वर्ग या धर्म का कोई व्यक्ति नाराज न हो।
धार्मिक मामलों में तार्किकता की धारणा नहीं देखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर और देवता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के द्वारा संरक्षित हैं। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में धर्म से संबंधित स्वतंत्रता एक बहुत ही आवश्यक तत्व है। जैसा कि हम जानते हैं कि संवैधानिक आदर्श और सामाजिक वास्तविकता ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन समाज के उचित और सुचारू रूप से संचालन के लिए मतभेदों को कम करना भी उतना ही आवश्यक है। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक आदर्शों और सामाजिक वास्तविकता के बीच में जो खाई है उसे पाटने का प्रयास किया है, जिसमें वे काफी हद तक सफल भी हुए हैं। Freedoms related to religion are essential elements for the functioning of democracy in a country like India. As we know, constitutional ideals and social reality are very different from each other. But it is also necessary to reduce the differences as much as possible for the smooth and proper functioning of society. In the case of Indian Young Lawyers Association versus State of Kerala and others, the apex court has tried to bridge the gap between constitutional ideals and social reality. So this is about the case. I am signing off. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने चाहने वालों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।